नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, फेडरल सिस्टम के बारे में समझते हैं। तो अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले समझ लेते हैं फिर पढ़ते हैं। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इसमें क्या होता है, ये क्या है, एक ऐसा पॉलिटिकल अरेंजमेंट है वेयर सोल पावर्स लिव विद द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे मेन पावर, सोल पावर किसके पास है, सेंटर के पास है, ठीक है। उसके बाद जो है सेंटर क्या करते हैं, आइदर डिवॉल्व्स और डेलीगेट द पावर टू प्रोविंशियल और स्टेट्स, कि सोल पावर तो सेंटर के पास है, ठीक है, मेन पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। अब ये सेंटर जो है इनकी मर्जी है कि ये पावर कितना किसको डिवॉल्व करते हैं, प्रोविंस को और स्टेट को, ठीक है, या गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट्स को, जैसे कि ब्रिटेन में है कि सोल पावर किसके पास है, तो सोल पावर जो है सेंटर के पास है। ये होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि और कहीं पावर ही नहीं है और सब लोगों के पास है, पर ये सेंटर ही डिसाइड करती है, सेंटर ही डिवॉल्व करती है या डेलीगेट करती है, ठीक है। देन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन, डिवोल्यूशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसको समझना जरूरी है, ठीक है। डेलीगेशन जब हम कह रहे हैं तो यहाँ पे सेंटर क्या करती है, गिव्स द पावर टू द स्टेट बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू सेंटर स्टेट को पावर देती है तो हम कहते हैं डेलीगेशन, कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू पावर दिया गया स्टेट को। देन डेवोल्यूशन, तो इसका क्या मतलब है कि सेंटर गिव्स पावर टू स्टेट बाय लेजिस्लेटिव मीन्स, ठीक है, दैट इज बाय पासिंग लॉ। डेवोल्यूशन का मतलब है कि यहाँ पे लॉ पास किया गया और दिया गया फिर जो है स्टेट को पावर, या इस स्टेट को जो भी अथॉरिटी दिया गया, ठीक है। तो डेलीगेशन में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और डेवोल्यूशन में हो गया लेजिस्लेटिव मीन्स के तहत, मीन्स लॉ बना के। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि यहाँ हियर बोथ द सेंटर एंड स्टेट एंड इवन द लोकल गवर्नमेंट्स डिराइव देयर पावर फ्रॉम सेम सेट ऑफ अथॉरिटी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे सेंटर नहीं दे रही है पावर, सेंटर हो चाहे स्टेट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, इनको पावर मिल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पे सबको पावर कहाँ से मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से। देन नेक्स्ट देखते हैं कॉन्फेडरेशन। तो कॉन्फेडरेशन क्या है, इज द अपोजिट ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने देखा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि सारा पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। देन इसमें क्या होगा कि इफ इन द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द सेंटर गिव्स द पावर टू द स्टेट और द यूनिट्स, और कन्फेडरेशन यूनिट्स में क्या होता है, हियर इन कन्फेडरेशन यूनिट्स क्रिएट द सेंटर, कि ये कॉन्फेडरेशन यूनिट्स मिलके ही सेंटर को क्रिएट करते हैं। जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया, सार्क हो गया, कि यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे यूनिट मिल करके फिर सेंटर को क्रिएट किया गया, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्फेडरेशन, ठीक है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं, यूएसए जो है फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट फेडरेशन है, ठीक है, आफ्टर द अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो यूएसए क्या है, फर्स्ट और ओल्डेस्ट फेडरेशन है। कब आता है, 1787 में। और इंडिया में अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस्टेब्लिश करता है फेडरल सिस्टम को, लेकिन जो ये टर्म फेडरेशन है ये एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। देन अनलाइक यूएसए, तो यूएसए में क्या होता है, जो फेडरेशन होता है तो वहाँ पे एग्रीमेंट होता है स्टेट के बीच में, लेकिन इंडिया में किसी भी तरीके का एग्रीमेंट नहीं होता है स्टेट्स के बीच में, ठीक है, अमंग स्टेट्स। और ये फॉलो करता है, इंडिया में फॉलो किया जाता है कैनेडियन मॉडल। देन नेक्स्ट देखते हैं फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है। तो ये जो वर्ड फेडरलिज्म है इसका ओरिजिन हुआ है वर्ड फेडरस से, और इस वर्ड का मतलब ही होता है कॉन्ट्रैक्ट लैटिन में, ठीक है। तो यहाँ पे फेडरलिज्म का मतलब है पॉलिटिकल अरेंजमेंट, मतलब पावर जो है दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में बटा हुआ है, हैविंग इक्वल स्टेटस और डिवाइडेड वाया अ कॉन्ट्रैक्ट। या तो इक्वल स्टेटस है और ये डिवाइड कैसे हुआ है, थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है डिवाइड हुआ है। देन विच इज इन दिस केस इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस केस में क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे कि पावर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, इक्वल स्टेटस और डिवाइडेड वाया अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस केस में क्या है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फेडरलिज्म का मतलब ही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब समझना है कि हमारे पास क्या है कि स्टेट के बीच इस तरीके से कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ये बात आपको याद रखना है। तो अब देख लेते हैं की फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो नो एग्रीमेंट बेस्ड फेडरलिज्म, हमारे पास कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इंडियन फेडरलिज्म जो है डिड नॉट अराइज फ्रॉम फेडरेटिंग यूनिट्स, कि ये फेडरेटिंग यूनिट से हमारा फेडरलिज्म नहीं आया है। स्टेट्स के बीच यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ नहीं है, ठीक है। देन फेडरल स्ट्रक्चर अगर हम
हम कह रहे हैं तो इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 1 मेंशन करता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, जो कि रिफ्लेक्ट करता है सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी एंड लार्ज साइज। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, क्वाज़ाई फेडरल सिस्टम है। अब क्वाज़ाई फेडरल सिस्टम कहने का मतलब है कि अ मिक्स ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी, ठीक है, कि स्टेट के पास ऑटोनॉमी है और हमारा जो है सेंटर के पास भी हमारा सेंटर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। तो स्टेट ऑटोनॉमी मीन्स डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस हियर ईच गवर्नमेंट यूनिट इज इंडिपेंडेंट इन इट्स ओन स्फेयर। तो यहाँ पे क्या है कि डिवीजन ऑफ पावर है और जिसके पास जो पावर है वहाँ पे वो गवर्नमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है। देन स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, अब ये क्यों है, जैसे नेशनल इंटीग्रिटी है या कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, तो इसमें फिर क्या होना पड़ता है, सेंटर को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि नेशनल इंटीग्रिटी बना रहे, ठीक है। तो जब नॉर्मल कंडीशन होता है तो डिवीजन ऑफ पावर जो है क्या होता है, और यहाँ गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा अपना खुद का इंडिपेंडेंस होता ही है। और हमारे पास दोनों चीज़ें, मतलब क्या है, स्टेट के पास ऑटोनॉमी भी है और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी क्यों है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में नेशनल इंटीग्रिटी के लिए, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को आपको याद रखना है। एसआर बुमई केस 1994 में एफर्म करता है ये कि फेडरलिज्म जो है एक बेसिक फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको नहीं रिमूव किया जा सकता है। और स्टेट के पास क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी है अपने ओन स्फेयर में, ठीक है, कंसीडरिंग प्रैक्टिकल रियलिटीज़ की स्टेट के पास अपने ओन स्फेयर में पावर है। देन फाइनेंस कमीशन अ फेडरल सरप्राइज, तो फाइनेंस कमीशन क्या है, अब इसके बारे में भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि फेडरल सरप्राइज क्या है। तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है कि एक पीरियडिक फाइनेंस कमीशन जो है होना चाहिए ताकि रिकमेंड किया जा सके टैक्स शेयरिंग के लिए सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। देन रूल्स बेस्ड फिस्कल ट्रांसफ़र होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो भी किया जाएगा वो फॉलो करता है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया या ऑब्जेक्टिव फार्मूला है, ठीक है, कोई एडहॉक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है। देन प्रिडिक्टेबल सिस्टम, स्टेट को रेगुलर जो है एंड अश्योर्ड रेवेन्यू शेयर मिलता है, ठीक है। देन रीडिस्ट्रीब्यूटिव जो है नेचर है, मतलब जो पुअरर स्टेट्स है उसको रिलेटिवली हायर ट्रांसफर मिलता है टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस। देन स्टेट सेंट्रिक फेडरलिज्म, तो इससे क्या होता है, स्ट्रेंथन्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ स्टेट, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट विथ यूएस, तो यहाँ पे जो है यूएस में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, जैसे हमारे पास फाइनेंस कमीशन है उस तरीके का वहाँ पे नहीं है। और यहाँ यूएस में क्या होता है, जो भी ट्रांसफर स्टेट को मिलता है वो कांग्रेस के ग्रांट्स, कांग्रेशनल ग्रांट्स के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन हम क्या देख पा रहे हैं कि फेडरल फीचर है यहाँ पे पूरा का पूरा, कि रूल बेस्ड फिस्कल ट्रांसफर किया जा रहा है, स्टेट को रीडिस्ट्रीब्यूटिव नेचर है, पुअरर स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है, स्टेट सेंट्रिक फेडरलिज्म देखने के लिए मिल रहा है कि इससे जो है स्टेट का फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो रहा है, बेहतर हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ठीक है। ये सब कुछ है। देन देखते हैं कि कुछ डिफरेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंडियन फेडरलिज्म को क्या कहा। तो पॉल एप्पलबाई, इन्होंने कहा कि इंडिया एक्सट्रीमली फेडरल है। देन मोरिस जोन्स, इन्होंने डिस्क्राइब किया कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, मीनिंग कॉन्स्टेंट नेगोशिएशन होता रहता है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेयर्स के बीच में। देन आइवर जेनिंग्स, इन्होंने कहा कि इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, कि यहाँ पे इंडिया का जो फेडरलिज्म है यहाँ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, इंश्योरिंग नेशनल यूनिटी एंड ग्रोथ। देन एलेक्जेंड्रोविक, इन्होंने कहा कि कॉल्स इंडिया के सुई जेनरिस, तो सुई जेनरिस का क्या मतलब है कि यहाँ यूनिक फेडरल स्ट्रक्चर है। ग्रैनविल अस्टिन कहते हैं डिस्क्राइब्स इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि इंडिया का फेडरलिज्म कैसा फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, एक नए काइंड का फेडरलिज्म है जो इंडिया के नीड्स के लिए सूटेबल है। देन केसी वेयर कहते हैं कि ये सेमी फेडरल और क्वाज़ाई फेडरल है क्योंकि यहाँ पे मिक्स कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलता है। देन के संथानम हाईलाइट करते हैं दैट यूनिटरी बाइस बिकॉज सेंट्रल फाइनेंशियल कंट्रोल, क्योंकि सेंटर के पास फाइनेंशियल कंट्रोल है इसीलिए यूनिटरी बाइस है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने देखी। अब अच्छे से समझते हैं इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को। तो हमारा क्या है, कैसा है फेडरल स्ट्रक्चर, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, मतलब कि जो यूनियन को नहीं तोड़ा जा सकता है लेकिन
स्टेट्स को ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। देन यूएसए में अगर देखें तो यूएसए में क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट है कि इनका जो यूनियन है उसको भी नहीं ब्रेक किया जा सकता और स्टेट को भी ब्रेक नहीं किया जा सकता है। नीदर द यूनियन कैन डिस्ट्रॉय स्टेट्स नॉर स्टेट्स कैन ब्रेक अवे फ्रॉम द यूनियन, मतलब कि ना यूनियन डिस्ट्रॉय कर सकती है स्टेट को, ना ही स्टेट जो है यूनियन से ब्रेक कर सकती है। तो ये यहाँ पे है, मतलब दोनों इनडिस्ट्रक्टिबल है। लेकिन हमारे केस में हमारा यूनियन इनडिस्ट्रक्टिबल है लेकिन स्टेट डिस्ट्रक्टिबल है। देन अब समझते हैं बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग क्या है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, कि हमारा यूनियन को नहीं ब्रेक किया जा सकता है लेकिन स्टेट को किया जा सकता है। तो आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। तो यूनियन को डेलिबरेटली चूज किया गया है इंस्टेड ऑफ फेडरेशन, ठीक है। तो ये क्यों जानबूझ के यूनियन को चूज किया गया है, ताकि ये पता चल सके कि यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है स्टेट के बीच में और स्टेट के पास कोई भी अधिकार नहीं है ससीड करने का, ब्रेक करने का, ठीक है। और यूनियन का एग्जिस्टेंस जो है ये परमानेंट है, ठीक है। तो ये दिखाया गया है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट और ये हमें आर्टिकल 1 में देखने के लिए मिलता है। देन आर्टिकल 3 में हम देख पाते हैं कि स्टेट डिस्ट्रक्टिबल है कैसे, पार्लियामेंट ऑल्टर कर सकती है बाउंड्रीज को, नेम को, एरिया को, किसी भी स्टेट का, और यहाँ पे स्टेट के कंसेंट की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं हम कि स्टेट बिल्कुल डिस्ट्रक्टिबल है, पार्लियामेंट ऑल्टर कर सकती है बाउंड्रीज को, नेम को और एरिया को किसी भी स्टेट का, और यहाँ पे स्टेट के कंसेंट की भी जरूरत नहीं है। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि यूनियन जो है इनडिस्ट्रक्टिबल है लेकिन स्टेट जो है डिस्ट्रक्टिबल है, मतलब इसको सेंटर के द्वारा रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे पास डुअल पॉलिटी है, मतलब बोथ यूनियन और स्टेट दोनों डिराइव करते हैं अपनी अथॉरिटी कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ते हैं। और भी जब हम पढ़ेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में तो हम डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा कि डेलीगेशन और डिवोल्यूशन। तो ये तीनों में भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देन अब देखते हैं कि क्या फेडरल फीचर है और क्या यूनिटरी फीचर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फेडरल फीचर का मतलब है डुअल पॉलिटी, मतलब यूनियन हैंडल्स नेशनल मैटर्स, स्टेट हैंडल्स लोकल इशू, आर्टिकल 246, मतलब स्टेट जो भी है अपना स्टेट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लोकल इश्यूज को एड्रेस करती है और यूनियन हैंडल करती है नेशनल मैटर्स को। देन हमारे पास है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है विथ क्लियर सेंटर स्टेट जुरिस्डिक्शन। तो हमारे पास क्या है, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और जो है क्लियर स्टेट सेंटर स्टेट जुरिस्डिक्शन है। देन डिवीजन ऑफ पावर, सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेट ऑन कंकरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ पावर अगर हम देखें तो सेंटर और स्टेट दोनों जो है कॉनकरेंट सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कर सकते हैं, बट सेंटर जो है प्रिवेल करेगा कन्फ्लिक्ट में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी तक 3 चीज़ देखा, इन फीचर्स को आपको अच्छे से याद रखना है कि हमारे पास डुअल पॉलिटी है, यूनियन हैंडल करता है नेशनल मैटर को और स्टेट हैंडल करती है लोकल इशूज़ को, ठीक है। देन अपने पास क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और यहाँ पे क्लियर जो है सेंटर और स्टेट का जुरिस्डिक्शन, सेंटर और स्टेट का एरिया देखने के लिए मिलता है। देन डिवीजन ऑफ पावर है कि सेंटर और स्टेट जो है लेजिस्लेट कर सकते हैं कॉनकरेंट सब्जेक्ट पे, ठीक है। लेकिन अगर कोई इशू होता है तो फिर सेंटर का लॉ ही प्रिवेल करेगा, सेंटर के लॉ को ही ऊपर माना जाएगा। देन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ है और इन्फोर्स बाय जुडिशियल रिव्यू, और जुडिशियल रिव्यू भी है कि अगर कोई लॉ ऐसा है जो कि सही नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जुडिशियल रिव्यू इस पे होगा। आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू है। देन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, फेडरल स्ट्रक्चर अमेंडमेंट्स नीड स्पेशल प्रोसीजर। तो अगर कोई भी ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर है और उसको अमेंड करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, स्पेशल प्रोसीजर चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 368 के अंदर। देन बाई कैमरलिज्म, हमारे पास क्या है, राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है स्टेट को, देन लोकसभा रिप्रेजेंट करती है पीपल को, ठीक है, लोगों को। तो राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, तो आर्टिकल 79, ठीक है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट सेटल्स सेंटर स्टेट डिस्प्यूट एंड
एंड गार्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। तो याद रखना है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट सेटल करती है सेंटर स्टेट डिस्प्यूट को और गार्ड करती है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को, ठीक है, आर्टिकल 131, 32 एंड 136। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट देखते हैं यूनिटरी फीचर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अगर यूनिटरी फीचर देखें तो स्ट्रॉन्ग सेंटर देखने के लिए मिलता है कि यूनियन में जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है वो यूनियन लिस्ट में है। आर्टिकल 248 एंड 249 में हमें पता चलता है लिस्ट्स के बारे में। तो यूनियन के पास इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है एंड ओवरराइडिंग पावर भी है कंकरेंट लिस्ट के ऊपर, ठीक है, कि अगर कंकरेंट लिस्ट में दोनों का बनाया हुआ कोई लॉ है तो जो सेंटर गवर्नमेंट का ही लॉ प्रिवेल करेगा। देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की सेम कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर और स्टेट के लिए। नो इक्वल स्टेट रिप्रेजेंटेशन, मतलब राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन जो है पॉपुलेशन बेस्ड है, ठीक है, याद रखना है कि इक्वल स्टेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि हर स्टेट को इक्वली रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन कैसे है, पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर है, इसीलिए यहाँ हर स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए नहीं मिलता है। आपको देखने के लिए मिलता होगा कि जो बड़े स्टेट है वहाँ से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, ठीक है। देन स्टेट नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है, स्टेट्स नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल कहने का क्या मतलब है कि स्टेट डिस्ट्रक्टिबल है, स्टेट को तोड़ा जा सकता है, ठीक है। स्टेट जो है उसकी पार्लियामेंट क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है स्टेट बाउंड्रीज को आर्टिकल 3 के अंदर। देन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट प्रोविजन अमेंडेड बाय पार्लियामेंट अलोन। तो अगर हम देखें ज़्यादातर प्रोविजन पार्लियामेंट के द्वारा खुद ही कर लिया जाता है, स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। देन इमरजेंसी प्रोविजन, तो सेंटर के पास कंप्लीट कंट्रोल आ जाता है इमरजेंसी के टाइम पे, आर्टिकल 352, 356, 360। देन सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, इक्वल राइट्स नेशन वाइड कि सिंगल सिटीजनशिप है, जो सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल में है, 5 to 11। देन इंटीग्रेटेड जुडिशरी कि सुप्रीम कोर्ट ओवरसी करेगी सेंट्रल और स्टेट लॉ दोनों को, आर्टिकल 141। देन ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सेंट्रली कंट्रोल्ड सर्विसेज है, IAS, IPS, IFS वगैरह, ठीक है, आर्टिकल 312। देन इंटीग्रेटेड ऑडिट होता है, कैग ऑडिट्स बोथ सेंटर एंड स्टेट, कैग जो है ऑडिट करती है क्या, सेंटर और स्टेट दोनों को, आर्टिकल 148। देन गवर्नर्स अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट, गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। एक्ट्स एज ए सेंटर रिप्रेजेंटेटिव, और गवर्नर जो है सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव के तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, आर्टिकल 155 to 156। देन पार्लियामेंट अथॉरिटी अगर हम देखें तो पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है किसके ऊपर, स्टेट लॉ के ऊपर भी अगर ज़रूरी पड़ा तो, आर्टिकल 249 में, मतलब क्या है, स्टेट लॉ के ऊपर भी पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है। देन वीटो ओवर स्टेट बिल, गवर्नर कैन रेफर बिल्स टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि स्टेट बिल के ऊपर भी वीटो है प्रेसिडेंट का, ठीक है, गवर्नर जो है बिल प्रेसिडेंट के पास लेकर आएंगे, ठीक है, रेफर करेंगे, और प्रेसिडेंट के पास वीटो है आर्टिकल 200 के अंदर। तो यहाँ हमें कुछ चीज़ें देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको फेडरल में याद रखना है क्या है, डुअल पॉलिटी है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, बाइकैमरलिज्म है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है। देन यूनिटरी फीचर में हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ठीक है। देन नो इक्वल स्टेट रिप्रेजेंटेशन, स्टेट्स जो है इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, स्टेट डिस्ट्रक्टिबल हैं। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, इमरजेंसी प्रोविजन, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विसेज, इंटीग्रेटेड ऑडिट, गवर्नमेंट्स अपॉइंटमेंट, गवर्नर्स अपॉइंटमेंट, पार्लियामेंट्री अथॉरिटी, मतलब पार्लियामेंट स्टेट लॉ स्टेट लिस्ट पे भी लेजिस्लेट कर सकती है। देन वीटो ओवर स्टेट बिल्स, ठीक है। देन अब देख लेते हैं कंपैरिजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विद द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन अदर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या क्या देखेंगे, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, अमेंडमेंट प्रोसेस, ठीक है। देन आगे मूव ऑन करते हैं। तो इंडिया में क्या है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन हम देखें तो अपना रिटन है और लेंदी है, ठीक है। यूके में अनरिटन है, बेस्ड ऑन स्टैच्यूज, कन्वेंशन एंड ट्रीटीज, ठीक है। तो यहाँ हम जानते हैं कि यूके में अनरिटन है। देन यूएस में रिटन है और कोडिफाइड भी है, ठीक है।
और कनाडा में भी रिटन और कोडिफाइड है, फ्रांस में भी रिटन और कोडिफाइड है, और जापान में भी रिटन एंड कोडिफाइड है, साउथ अफ्रीका में भी रिटन एंड कोडिफाइड है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिला कि अनरिटन कहाँ है, तो यूके में है, और अपना रिटन भी है, और हमारा काफ़ी लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है। देन फंडामेंटल राइट्स अगर देखें तो इंडिया में ऑब्वियसली है, डिटेल्ड में है, ठीक है, पार्ट 3 में। यूके में एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नहीं है, और राइट जो है, जो भी राइट्स है उसको डिराइव किया जाता है कॉमन लॉ और स्टैच्यू से। और यूनाइटेड स्टेट्स में अगर देखें तो यस, बिल्स ऑफ राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स है यहाँ पे, तो बिल ऑफ राइट्स ऑब्वियसली अमेरिका में भी जो है फंडामेंटल राइट्स है। देन कनाडा में यस, इन कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम, तो कहाँ पे है, तो कनाडा में भी है कैनेडियन चार्टर ऑफ फ्रीडम एंड राइट्स। और फ्रांस में यस, इन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, यहाँ भी है। रिटन एंड कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है जापान का, और यहाँ पे भी जो है फंडामेंटल राइट्स है, गारंटीड अंडर आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और साउथ अफ्रीका में भी है यस, इन द बिल ऑफ राइट्स चैप्टर 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे भी बिल ऑफ राइट्स और फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स जो है यूएस का। और हमारे पास पार्ट 3 में है। देन अमेंडमेंट प्रोसेस अगर देखें तो इंडिया का कैसा है, रिजिड एंड फ्लैक्सिबल है, ठीक है, रिजिड एंड फ्लैक्सिबल है, हमारा रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, और काफ़ी डिफरेंट टाइप का जो है प्रोसीजर है। और यूके में कोई फॉर्मलाइज नहीं है, ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के ऊपर है। और यूएस में रिजिड है, और रिजिड है, रिक्वायर्स सुपर मेजोरिटी इन कांग्रेस एंड स्टेट रेटिफिकेशन, मतलब जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अमेंड करना काफ़ी मुश्किल है। देन कनाडा का अगर देखें तो ये फ्लेक्सिबल है, और यहाँ पे मेजोरिटी चाहिए होता है पार्लियामेंट में। और हमारे पास दोनों तरीके का है, कुछ तो बहुत रिजिड है, कुछ फ्लेक्सिबल है, डिफरेंट प्रोसीजर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। देन फ्रांस में अगर देखें तो रिजिड है, और यहाँ मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउस का, और अप्रूवल चाहिए होता है रेफरेंडम के थ्रू। एंड जापान में अगर देखें तो यहाँ रिजिड है, और यहाँ रिक्वायर है मेजोरिटी दोनों हाउसेस में और मेजोरिटी वोट। और साउथ अफ्रीका में भी क्या है, रिजिड है, और यहाँ क्या चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, ठीक है। देन अब अगर देखें सेपरेशन ऑफ पावर, तो इंडिया में क्या है, क्लियर सेपरेशन है अमंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास देखिए तो सेपरेशन ऑफ पावर यस, क्लियर सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में, जुडिशरी में। और अगर ब्रिटेन में हम देखें तो यहाँ कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन, पार्लियामेंट होल्ड्स सुप्रीम अथॉरिटी। और जो है यूएस में क्या है, क्लियर सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में, ठीक है। देन यहाँ आई शुड राइट, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे हम। तो कनाडा, देन फ्रांस, जापान और साउथ अफ्रीका, और इंडिया, देन यूके, यूएस, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो कनाडा में क्या है, यस, यहाँ पे क्लियर सेपरेशन है विथ पार्लियामेंट्री सिस्टम। और फ्रांस में भी क्लियर सेपरेशन देखने के लिए मिलता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में। जापान में भी क्लियर सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी में। और साउथ अफ्रीका में भी क्लियर सेपरेशन देखने के लिए मिलता है। तो मीन्स क्लियर सेपरेशन, स्ट्रिक्ट सेपरेशन कहाँ पे नहीं है, यूके में नहीं है, और बाद बाकी हर जगह में क्लियर सेपरेशन है। देन जुडिशियल रिव्यू अगर देखें तो इंडिया में यस, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू जुडिशियल रिव्यू, तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के पास है जुडिशियल रिव्यू का पावर। यूके में अगर देखें तो कोई इस तरीके का फॉर्मल जुडिशियल रिव्यू नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट सॉवरिन है। क्या है, पार्लियामेंट सॉवरिन है। देन यूएस में यस, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इस्टेब्लिश्ड बाय मरबरी वर्सेस मेडिसन केस से। तो यहाँ पे यूएस में भी ऑब्वियसली जुडिशियल रिव्यू का पावर है, और इस्टेब्लिश किया गया था मरबरी वर्सेस मेडिसन केस के थ्रू, ठीक है। देन कनाडा में भी सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू अथॉरिटी है। फ्रांस में भी जो अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल इंश्योर कंप्लायंस विद कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ फ्रांस में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल है जो कि इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंप्लायंस किया जाए। और जापान में सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यूज लॉज फॉर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, यहाँ पे भी है। और साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैज़ पावर टू रिव्यू टू जुडिशियल रिव्यू, तो यहाँ पे भी है, ठीक है। देन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अगर देखें
तो हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, क्वाज़ाई फेडरल है। यूके में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और यूनिटरी है विथ डिवॉल्व्ड पावर, मतलब क्या है कि यहाँ पे पावर डिवॉल्व किया गया है स्टेट को बाय लॉ। और यूएस में फेडरल सिस्टम है, कनाडा में फेडरल सिस्टम है, फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है फ्रांस में। ये आपको याद रखना है कि यूनिटरी है बट रीजन के पास कुछ ऑटोनॉमी है। जापान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम है लेकिन लोकल ऑटोनॉमी को रिकॉग्नाइज करता है। और साउथ अफ्रीका में क्या है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक यूनिटरी सिस्टम है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं। देन अब देखते हैं हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंडिया में क्या है कि प्रेसिडेंट का सेरिमोनियल रोल है और यूके में जो मोनार्क है उसका सेरिमोनियल रोल है। और प्रेसिडेंट जो है यूएस में, यहाँ पे इनके पास तो काफ़ी एग्जीक्यूटिव रोल है, इनका तो काफ़ी पावर है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है। देन कनाडा में मोनार्क जो है यहाँ सेरिमोनियल है और फ्रांस में प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव रोल जो है करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि फ्रांस में क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। देन आप देखते हैं जापान में एम्पेरर का सेरिमोनियल रोल है और साउथ अफ्रीका में प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव रोल है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो किस किस का एग्जीक्यूटिव रोल है प्रेसिडेंट का, साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव रोल फ्रांस में है। देन प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव रोल यूएस में है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, प्रेसिडेंट है, सेरिमोनियल रोल है और यूके में मोनार्क हैं। देन पार्टी सिस्टम अगर देखें तो अपने पास मल्टी पार्टी सिस्टम है और यूके में 2 पार्टी सिस्टम है, यूएस में भी 2 पार्टी सिस्टम है। देन कनाडा में मल्टी पार्टी सिस्टम है, फ्रांस में मल्टी पार्टी सिस्टम है, जापान में मल्टी पार्टी सिस्टम है और साउथ अफ्रीका में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो 2 पार्टी सिस्टम आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, यूके में और यूएस में, ठीक है। यूएस में 2 पार्टी सिस्टम, यूके में 2 पार्टी सिस्टम। देन इमरजेंसी पावर देख लेते हैं। तो हमारे पास इमरजेंसी पावर अगर देखें तो कौन डिक्लेयर करता है, तो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, इंडिया में। और यूके में गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी स्टेट ऑफ इमरजेंसी, यूएस में प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगी नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। देन कनाडा में प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी और फ्रांस में प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। और जापान में प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर सकते हैं स्टेट ऑफ इमरजेंसी और साउथ अफ्रीका में प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे स्टेट ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। याद रखना है कि साउथ अफ्रीका में कौन करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। और प्रेसिडेंट कहाँ कहाँ करेगा इसको देख लेते हैं। तो फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में प्रेसिडेंट और इंडिया में भी नेशनल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करेगा, प्रेसिडेंट। और साउथ अफ्रीका में स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। और यूएस में ऑब्वियसली प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी और यूके में कनाडा में प्राइम मिनिस्टर, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब ऑफिशियल लैंग्वेज देख लेते हैं। तो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है और यूके का इंग्लिश है और यूएस का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, नो ऑफिशियल लैंग्वेज एट द फेडरल लेवल। तो फेडरल लेवल पे यूएस का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। और कनाडा का इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है। देन फ्रांस का फ्रेंच, जापान का जापानीज़, जापान का और अफ्रीका का इंग्लिश और अफ्रीकन्स और हमारा हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। और यूएस के बारे में आपको ये चीज़ याद रखना है। तो हमने देख लिया, क्योंकि कभी कभार इस टाइप से पूछा जाता है तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद तो हम भूल जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो 2 टाइम्स आप इसको देख लीजिएगा 2.5x की स्पीड पे, क्योंकि पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और आपको रिविज़न बार बार करनी चाहिए, ठीक है। अगर तो आप इस लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं या आप जहाँ से भी कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 टाइम्स आप अच्छे से कवर कीजिए, क्योंकि अभी आप जब पढ़ रहे होते हैं ना तो लगता है इजी है, और जैसे यही चीज़ जब स्टेटमेंट बन के आपको आ जाएगा ना, या मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाएगा, तो फिर आपको लगेगा कि पता नहीं क्या था। तो इस तरीके से कुछ इश्यूज़ हमें होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, रिवीजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं।